हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। और साइंस की क्लास के साथ मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम और अभिनंदन करता हूं। हमेशा के लिए साइंस के टॉपिक मैं डालता रहूंगा और ये साइंस के टॉपिक विशेष रूप से जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के साथ साथ रीट की परीक्षा, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, दोनों के अंदर साइंस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ में अगर बात करें तो रीट कांस्टेबल के साथ साथ में ये जो एग्जाम है, ये जो कंटेंट रहेगा वो पटवार के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसी के साथ में बात करें तो रेलवे की एग्जाम, जनरल डिफेंस जीडी के एग्जाम, सभी के अंदर आज का ये कंटेंट बहुत उपयोगी है। तो लेकर के चलता हूँ आपको क्लास के अंदर। इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान आप लोग घर पे रह करके और हमेशा अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहे। जितना हो सके इतना आप लोग अपने टारगेट पे ध्यान दें। और अपना टारगेट साथियों, जो अच्छे लोग हैं, जो मिलेनियर लोग हैं, जो अच्छे अचीवमेंट ले रहे, उन लोगों ने बस एक ही रुतबा बढ़ाया था जब वो किसी टारगेट पे पहुंचे थे। जिस किसी व्यक्ति के पास में जिसका कोई गोल होता है, जिसके पास में कोई गोल होता है, जिसके सामने कोई टारगेट होता है, जिसके सामने कोई लक्ष्य होता है, तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। जिसका कोई गोल नहीं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, तो उसका कोई मोल भी नहीं है। तो सीधा सा शब्द है, जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। हर एक व्यक्ति उसका यूज कर लेगा। जिसका लक्ष्य नहीं है, जो पथभ्रष्ट है, तो हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना गोल वाले व्यक्ति का, बिना लक्ष्य वाले व्यक्ति का यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने नॉलेज को, अपने पावर को आप लोग इंक्रीज कीजिए। अपने शरीर के अंदर देखा जाए तो गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, ये अपने शरीर के अंदर 95% और ये ऊपर का हिस्सा जो है ये 5% है। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा जो 5% है, ये अपने को 95% अर्निंग देता है। और ये नीचे का हिस्सा जो 95% है, ये मात्र 5% अर्निंग देता है। अगर मैं हार्डवर्क की बात करूं, लेबर की बात करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा जो लेबर, पूरा का पूरा लेबर जो कंटेंट है, लेबर क्लास है, जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो पूरे दिन, वो व्यक्ति पूरे दिन हार्ड वर्क करता है और इन्हीं दो हाथों से हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत कम कमा पाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो बिल्कुल शांत होकर के एसी वाले कमरे के अंदर बैठ करके और दिमाग से जब सोचता है, इस माइंड के पावर से जब सोचता है, तो व्यक्ति उस श्रमिक से 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा एक दिन में कमा लेता है। अगर आप लोग इस गर्दन के हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से काम करोगे, तो हो सकता है आप लोग 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए पर डे का कमा लोगे। लेकिन इस गर्दन के हिस्से से ऊपर के हिस्से का आप लोग यूज करोगे तो पर डे आप 50,000 तक भी कमा सकते हो, पर डे आप 1 लाख तक भी कमा सकते हो। तो साथियों, इस दिमाग को चलाना स्टार्ट कीजिए, दिमाग को खिलाना पिलाना स्टार्ट कीजिए, दिमाग को खुराक दीजिए। अपन लोग जिंदगी भर इस गर्दन के हिस्से से नीचे वाले को अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छा लगाते हैं, लेकिन ये आउटपुट बहुत कम देता है। तो आप लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य भी आपके पास में लिखित रूप में होना चाहिए। आपके पास में जब लिखित लक्ष्य होगा, जब एक रिटर्न लक्ष्य होगा, तभी आप लोगों का ध्यान उस लक्ष्य की तरफ रहेगा, हमेशा कंसंट्रेटेड रहेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमेशा का जो शेड्यूल था 9:05 पर हमेशा मैं कुछ न कुछ कंटेंट डाल दूंगा, तो वो लाइव क्लास का था। लेकिन आज लाइव क्लास नहीं होकर के मैं एक ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करूंगा। तो चलते हैं। और मेरा जो चैनल है, उस चैनल का नाम है साइंस एवरीथिंग। इस चैनल के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ कंटेंट एग्जाम के अंदर, आपके कंपटीशन एग्जाम के अप्रोप्रिएट जितने भी कंटेंट है, वो सारे के सारे अपलोड करता रहूंगा। आज का अपना जो टॉपिक है, उसमें अपन बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में। साथियों, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, पौधों के अंदर निकलने वाले कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, और ये रासायनिक पदार्थ पादपों की वृद्धि को, पादपों के रेगुलेशन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। परीक्षाओं के अंदर एक प्रश्न और पूछा जाता है, फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? फाइटो हार्मोन क्या है? तो साथियों, ये जो पादप हार्मोन है, इसी पादप हार्मोन को दूसरा शब्द लिखते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं।
पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन को दो भागों में संगठन के आधार पर, क्रिया प्रणाली के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में इस प्रकार से है कि कुछ पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, तो नाम है वृद्धि प्रेरक, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, वृद्धि को इनहिबिट करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं, जिसको वृद्धि नियंत्रक के नाम से जानते हैं। वृद्धि प्रेरक के अंदर साथियों 4 हार्मोन है। सबसे पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन और चौथा इथाइलिन। ये 4 हार्मोन वृद्धि प्रेरक के रूप में काम करते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। इधर की तरफ वृद्धि नियंत्रक की बात करें तो वृद्धि नियंत्रक के अंदर मात्र एक हार्मोन, और जिसको ABA कहा जाता है या फिर इसको पूर्ण नाम देते हैं एब्सिसिक एसिड। तो वृद्धि नियंत्रक और वृद्धि प्रेरक पादप हार्मोनों को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक एक हार्मोन को अपन लेकर के चलते हैं और एक एक हार्मोन का अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें ऑक्सिन हार्मोन के अंदर। साथियों, ऑक्सिन हार्मोन का सबसे जो मेन वर्क होता है वो पौधों के अंदर प्राइमरी ग्रोथ जितनी भी होती है, पौधे की लंबाई में जितनी भी वृद्धि होती है, पौधे की हाइट में जितनी भी ग्रोथ होती है, वो हाइट में ग्रोथ इस ऑक्सिन के माध्यम से होती है। ऑक्सिन हार्मोन एक नंबर पे बात करेंगे अपन ऑक्सिन हार्मोन। साथियों, इस ऑक्सिन हार्मोन का सबसे जो मुख्य वर्क रहता है, सबसे मेन काम जो रहता है ऑक्सिन हार्मोन का, ऑक्सिन हार्मोन, और इस ऑक्सिन हार्मोन का सबसे मुख्य कार्य होता है पौधों के अंदर प्राथमिक वृद्धि, पौधों में प्राथमिक वृद्धि को नियंत्रित करना। प्राथमिक वृद्धि, पौधों के अंदर जो प्राथमिक वृद्धि होती है, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, हाइट में जो इलोंगेशन होता है, उसको नियंत्रित करता है। प्राथमिक वृद्धि, जैसे कोई पौधा है और वो गमले में लगा हुआ, इस प्रकार से गमला, और इस गमले के अंदर कोई अगर पौधा लगा हुआ है तो इस पौधे की हाइट में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हाइट में जब वृद्धि होती है तो हाइट में होने वाली इस प्रकार की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम ये एक नंबर ऑक्सिन हार्मोन के माध्यम से होता है। तो पौधे की लंबाई में जितनी भी वृद्धि होती है वो लंबाई में वृद्धि होती है, वृद्धि प्राथमिक वृद्धि और ऑक्सिन के माध्यम से होती है। साथियों, इस प्राथमिक वृद्धि के माध्यम से, इस प्राथमिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए माली एक पौधे के अंदर जितनी भी लेटरल या फिर पार्श्व शाखाएं होती है उनको काट देते हैं और ये पौधा प्राथमिक वृद्धि करके बहुत हाइट ले लेता है। तो ये प्राथमिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। 2 नंबर पे अगर बात करें तो पौधे के अंदर जो बीज होता है, उस बीज का जो प्रसुप्त काल होता है, उस सुषुप्त अवस्था को भी नियंत्रित करने का काम करता है। तो बीज की सुषुप्त अवस्था को, बीज की सुषुप्त अवस्था को नियंत्रित करता है। सुषुप्त अवस्था को नियंत्रित करने का काम भी ऑक्सिन करता है। 3 नंबर पे बात करें तो आपने देखा होगा जीरा जो होता है, प्यूबिनम साइमिनम, उस जीरे में जब फ्लोवरिंग होनी स्टार्ट होती है, जीरे के अंदर जब फूल लगने स्टार्ट होते हैं, तो उस समय जीरे के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। और ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करने से उस पौधे में मादा पुष्पन, फीमेल फ्लोवर की संख्या बढ़ जाती है, और फीमेल फ्लोवर की संख्या बढ़ेगी तो उसमें उतने ज्यादा बीज लगेंगे, उतनी ज्यादा उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी उसमें उत्पादकता ज्यादा होगी। तो दूसरा नेक्स्ट इसका जो वर्क रहता है वो इसमें रहता है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि। मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने का काम भी ऑक्सिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो ऑक्सिन हार्मोन का अगला जो वर्क रहता है वो वर्क रहता है खरपतवार नाशी के रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। साथियों, ये हार्मोन खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। और खरपतवार नाशी के रूप में बहुत अच्छा एक एग्जांपल पूछा जाता है 2,4-D। 2,4-D के बारे में पूछा जाता है। 2,4-D पूछा जाता है। कई बार तो सीधा एग्जाम में पूछते हैं 2,4-D क्या है, तो याद रखना 2,4-D एक खरपतवार नाशी हार्मोन है। खरपतवार नाशी जो है ये गेहूं प्लस मक्का, 2 ही फसलें याद रखना, गेहूं प्लस मक्का,
गेहूं और मक्के की जो फसलें होती है, उस फसल के अंदर जो खरपतवार उगती है, अनावश्यक जो पौधे मेन फसल के साथ उगते, उनको नष्ट करने का काम खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D करता है और इसका छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। कई एग्जाम के अंदर 2,4-D का पूरा नाम भी पूछते हैं, तो 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसका पूरा नाम है 2,4। पहले मैं इसकी संरचना बना देता हूँ। संरचना कुछ यूं रहती है, पहले तो फिनोल की संरचना है और इस फिनोल की संरचना में कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 2 के बाद में 4, कार्बन नंबर 4 पर 2 जगह पे क्लोरीन लगे हुए हैं। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड CH2COOH, ऐसा करके ये संरचना रहती है 2,4-D की। और इसका रासायनिक नाम जो होता है, वो रासायनिक नाम है इसका 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसा करके इस 2,4-D का पूरा नाम रहता है। साथियों, इसी ऑक्सीजन के साथ में कुछ इसके और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल पे अगर बात करें तो इसी के अंदर पूछा जाता है IBA, और पूछा जाता है NAA, IAA, NAA। ये कुछ ऑक्सीजन हार्मोन के अदर एग्जाम्पल रहते हैं। तो अदर एग्जाम्पल में एक आता है IBA, जिसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। एक इसमें आता है NAA, जिसका पूरा नाम है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहते हैं जो ऑक्सीजन हार्मोन के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन और ऑक्सीजन हार्मोन के कुछ वर्ग है, और ये पादप हार्मोन के अंदर पहला हार्मोन है जिसको ऑक्सीजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पादप हार्मोन के अंदर जितने भी पोर्शन रहते हैं उनको अपन शामिल करेंगे। ऑक्सीजन के बाद में जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, और इसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीजन भी लिखा हुआ है। साथियों, ये फ्लोरीजन क्या है, इस पे भी अपन बात करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी सच्चाई इस पादप हार्मोन से रिलेटेड है। सो थैंक यू। आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेकर के चलूंगा मैं आपको अगली क्लास के अंदर। सो ओके, थैंक यू।